मिशन की बात करें तो इसरो ने बड़ी तैयारी कर ली है और इस तैयारी की पहली झलक एयर ड्रॉप टेस्ट के जरिए दिखा भी दी कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं। दरअसल 24 अगस्त को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए विकसित पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया। यह सिस्टम क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, नौसेना और तटरक्षक बल के सहयोग से हुआ। भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को सफल बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यह टेस्ट किया गया। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिससे पैराशूट के समय पर खुलने और सुरक्षित लैंडिंग की जांच की गई। यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा और सफलता ने गगनयान मिशन की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गगनयान प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी, पहला एयर ड्रॉप परीक्षण सफल। इसरो ने दिखा दी भविष्य की योजना। ये तैयारी भविष्य की है और इसकी झलक इसरो ने दिखा दी कि भविष्य में गगनयान प्रोजेक्ट की योजना क्या है और किस उड़ान के लिए वो तैयार है। 24 अगस्त को इसरो का पैराशूट सिस्टम के लिए पहला एयर ड्रॉप परीक्षण सफल हुआ और इस सफलता से गगनयान मिशन में भारत ने बड़ी छलांग लगा दी है। सफल एयर ड्रॉप टेस्ट के साथ अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसरो ने 24 अगस्त को गगनयान एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया। इसे इंटीग्रेट एयर ड्रॉप टेस्ट कहा जा रहा है। ये टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास किया गया। हवा में करीब 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया, जहां ये पैराशूट सिस्टम की मदद से समुद्र में सुरक्षित रूप से उतरा, ताकि भारत जब अंतरिक्ष में अपना यान भेजे तो समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो सके। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजना, वहां रखने और फिर उन्हें उसी यान से वापस पृथ्वी पर लाने का रास्ता खुल गया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम की कार्यक्षमता को परखा गया, जिसमें 2 डॉग पैराशूट और 3 मुख्य पैराशूट शामिल थे। ये पैराशूट मॉड्यूल की गति को कम करके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करते हैं। यही परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। ये गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो सवाल उठता है कि गगनयान मिशन कैसा है, जिसके लिए एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया गया। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव व्यक्ति अंतरिक्ष मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। और इसी मिशन की सबसे अहम कड़ी के लिए इसरो ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया। सफलता को गगनयान मिशन की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कामयाबी तो मिल गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कितने पैराशूट होंगे जिसके जरिए अंतरिक्ष से यात्रियों को धरती पर लाया जाएगा। गगनयान क्रू मॉड्यूल में 10 पैराशूट की एक सीरीज होती है, जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान अंतरिक्षयान की गति को कम करके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करती है। टेस्ट के जरिए इन पैराशूट के काम करने और मॉड्यूल सिस्टम को भी परखा जाता है। एयर ड्रॉप टेस्ट का संबंध क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी और समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग से है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटते समय पैराशूट सिस्टम की कार्यक्षमता को देखता है। टेस्ट के जरिए सही आंकड़े तो मिल गए, लेकिन इसकी वापसी अंतरिक्ष से कैसे होगी, ये भी अभी बड़ा सवाल है। मिशन के अंत में गगनयान को पृथ्वी की ओर वापस लाने के लिए सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे क्रू मॉड्यूल को कक्षा से बाहर निकाला जाएगा। क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। वायुमंडल में प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को आध्यात्मिक गर्मी से बचाने के लिए एक हीट शील्ड होगी, जिसे ही मॉड्यूल पृथ्वी के करीब पहुंचेगा। इसकी गति को कम करने के लिए पैराशूट सिस्टम सक्रिय होगा। दरअसल गगनयान प्रोजेक्ट का उद्देश्य ही भारत की क्षमता को साबित करना है। देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस ला सकता है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम होगा, जिसमें क्रू की सुरक्षा से जुड़े अहम सिस्टम की जांच के लिए पूर्व नियोजित मानव रहित मिशन भी शामिल है और इस मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ भी रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वीएन झा आपका। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वीएन झा सर, आपका मैं रुख करूंगा। डीआरडीओ ने एक बड़ा अहम योगदान दिया है इस डिसेलरेशन टेस्ट के दौरान, इस ड्रॉप टेस्ट के दौरान, एयर ड्रॉप टेस्ट। गगनयान आसमान में पहुंचाना आसान है, लेकिन वापस लाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने साइंस को थोड़ा बहुत समझा है। और अगर थोड़ा बहुत समझने पे लोग इतना समझते हैं, तो जिन्होंने साइंस को माइन्यूटली देखा है जैसे आप लोग, उनको पता है कि एक एक कैलकुलेशन, एक एक चीज पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए, नहीं तो हादसे इंतजार कर रहे होते हैं। ये कितना अहम टेस्ट रहा? क्या यही टेस्ट एक अहम टेस्ट है, या फिर इससे पहले कि हम जो एक दो फ्लाइट शुरू में मानव रहित करेंगे, मानव सहित नहीं करेंगे, उसके लिए एक पाथ बनाती हुई ये दिखाई पड़ रही हैं चीजें? जी हाँ राजीव जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फाइनली जो मानव अभियान होगा, जो गगनयान वास्तविक क्रू को लेके जाएगा, उससे पहले के जो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, मानव को इस गगनयान में अंतरिक्ष में पहुंचाना तो बड़ा आसान काम लगता है कंपैरेटिवली कि उसको वापस धरती पे या समुद्र में सॉफ्ट स्प्लैश डाउन कराने का। तो वो बहुत ही क्लिष्ट प्रोग्राम है। आपको आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जब यहाँ से रॉकेट के थ्रू हम भेजते हैं गगनयान को, तो वो लगभग 8 मिनट में या 10 मिनट में वहाँ पे ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा। जब तक कि जहाँ की इसकी जो वेलोसिटी होती है, गति होती है, वो लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मतलब आप कह लें कि 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड ये उसकी गति होती है जब वो धरती का परिक्रमा उस ऑर्बिट में कर रहा होता है। और जब इसको वापस आना होता है, और वो जो गति है उसको आप आम तौर से मान लीजिए लगभग 25 मैक, ध्वनि के 25 गुना वो गति होती है। और जब उसकी फिर वो डी ऑर्बिटिंग होती है, जब वो धरती के तरफ में आना शुरू होता है, तो जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसकी गति और बढ़े। लेकिन वायुमंडल जो है उसकी गति को धीरे धीरे कम करता जाता है। और खास करके 60 किलोमीटर की डिस्टेंस से जब वो नीचे आता है, तब वायुमंडल का जो घनत्व है, मतलब डेंसिटी है, वो बढ़ती जाती है। और वही जो स्टेज है जहाँ पे कि हम लोग कहते हैं री एंट्री, उस री एंट्री के फेज में जो घर्षण इतना होता है, जो दबाव होता है पेंदी का, क्रू मॉड्यूल का, वो इतना बढ़ जाता है कि उसके अराउंड टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री पहुंच जाती है। और फिर एक वो रेडियो ओपेक फेज के दौर से गुजरता है जब कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन तभी उसकी गति जो है वो जहाँ 27,000 या 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वो घट के वो उतने ही दूर में जब डेंस वायुमंडल से नीचे आता है, तो उसकी गति लगभग 12,000 से भी नीचे, कभी कभी तो 6,000 किलोमीटर आ जाती है। लेकिन उस 6,000 किलोमीटर में जब उसका ड्रोग शूट डिप्लॉय होता है, तो उसको वो स्टेबिलिटी देता है और धीरे धीरे उसकी गति और कम करता है। फाइनली ये जो 3 या 4 जो हमने एग्जाम 4 मिशन देखा था, उसमें 4 पैराशूट थे। जो जो इसरो ने बनाई है, इन्होंने 3 पैराशूट का भी डिजाइन बनाया हुआ है। फाइनली ये 3 पैराशूट उसकी गति को धीरे धीरे इतना कम कर देते हैं कि पानी में टच डाउन से पहले उसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, लगभग 12 फीट या 18 फुट प्रति सेकेंड के हिसाब से हो जाता है। तो बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। लेकिन ये जो टेस्ट है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो जो क्रू मॉड्यूल है, इसको आपने कहा कि 4 किलोमीटर पे ले जाके वहां से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देंगे। मतलब 4 किलोमीटर की पे इसकी गति, जो इसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, वो 0 है। तो ये 0 से नीचे आ रहा है। तो इसीलिए वो जो सिमुलेशन है, जो एक्चुअल होता है, उसके कहीं आसपास नहीं है। तो इस जो ड्रॉप है, इसका ध्येय सिर्फ एक है कि जब 4 किलोमीटर से भी नीचे
जब ये आना शुरू होता है तो इसके तीनों पैराशूट अच्छी तरह से डिप्लॉय हो जाएं, उसके जो डिस्टिलेशन है वो अच्छी तरह से हो, और वाटर में जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट लैंडिंग जिस ट्रैजेक्टरी से आनी है उस ट्रैजेक्टरी में हो। ये उसका उद्देश्य है। ये एक्चुअल जो री एंट्री का जो फेज होता है, जो वो गति को सिमुलेशन करना चाहिए, उसके ये कहीं भी आसपास नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है राजीव जी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जैसा कि ग्रुप कैप्टन वीएन झा, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ, हमें समझा रहे थे। राम श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। राम श्रीवास्तव जी, कितना आसान है या कितना मुश्किल है अंतरिक्ष यात्रियों को वापस सकुशल ले आना? हम हादसों को देख चुके हैं, जो हादसे इससे पहले अमेरिका में हो चुके हैं, लेकिन ये स्टेप्स जो अपनाए जा रहे हैं, क्या ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है जिसका टेस्ट हुआ, या इसके अलावा और भी स्टेप है जो इसमें खास है दर्शकों के लिए? देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि वहां पैराशूट खुल गए और वो आकर सपाट से समुद्र की सतह पर लैंड कर गया। हकीकत में इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, वो मैनवरिंग करने का, यानी जो रिमोट कंट्रोल से उसकी दिशा का, उसकी गति का, उसका सबका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ही ये प्रयोग किए गए। पिछले महीने जुलाई में जो हमने किया था सर्विस मॉड्यूल प्रोजेक्ट, उसका जो टेस्ट किया था, उसमें 350 सेकंड के लिए फुल पावर पर उसका टेस्ट किया गया था, और उसमें 25 मैनवरिंग किए गए थे, 25 तरह के प्रयोग किए गए थे कि इसको ऑर्बिट में कैसे स्टेबल करेंगे, इसकी दिशा कैसे नियंत्रित करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे करेंगे। हमने अपना खुद का क्रू एस्केप सिस्टम डेवलप किया है, इंडियन डेवलप है वो, और उसमें ये है कि किसी भी आपात स्थिति में हम अपने जो अंतरिक्ष यात्री है उनको सुरक्षित निकालकर इस सर्विस मॉड्यूल से किस तरह से हम वापस ले आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया होते हुए भी इस पर हमने महारत हासिल कर ली है। और अभी ताजा जो टेस्ट हुआ है उससे ये पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि अब हमारे आगे का रास्ता बहुत साफ हो गया। अब जो अगला मिशन होगा उसमें हम व्योममित्र मतलब एक रोबोट अपने इस तरह के मॉड्यूल में रखकर अंतरिक्ष में भेजेंगे और उसकी री एंट्री कराएंगे। वो 4 स्टेप में होगा, टीवी D1, D2, D3। जब ये तीनों हमारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसका हमारे पास डेटा आ जाएगा, जब हमको ये पता लग जाएगा री एंट्री के बाद जो घर्षण होता है उसमें चारों तरफ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लाज्मा हो रहा है, कम्युनिकेशन लिंक टूट रहे हैं, उन सब में हमारी जब महारत हासिल हो जाएगी, इसके बाद हम अंतरिक्ष यात्रियों को 3 अंतरिक्ष यात्री जो इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पलायन वेग होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाना, 90 मिनट्स में एक चक्कर धरती की ऑर्बिट में लगाना, वो अपने आप में उसका मैनेवरिंग करना और रिमोट कंट्रोल से मैनेवरिंग करना, इसीलिए हम रोबोट के साथ वो प्रयोग कर लेंगे। और बाद में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री आएंगे तो निश्चित रूप से 3 चक्कर लगाकर जो धरती पर वापस लौटेंगे, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसके पश्चात हमारा जो है जो आकाश में वहां पर स्टेशन बनेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें फिर अपने यात्रियों को हम भेज सकेंगे और वो लेकिन लंबे चौड़े प्रयोग करेंगे जिसका डेटा हमको इस बात के लिए मदद करेगा कि भविष्य में 2047 में हमारा जो मिशन है उसके पहले हम किसी तरह चंद्रमा पर पहुंचकर अपना तिरंगा झंडा लहराएं। देखिए, इस तरह का जो एक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, इस प्रिसीशन से हमारा डिफेंस जुड़ा हुआ है। देखिएगा, डिफेंस में आपने देखा कि अब जो नया युद्ध का पैटर्न है वो अंतरिक्ष की तरफ से जा रहा है। अंतरिक्ष फोर्स जगह जगह बन चुकी हैं और एक सक्षम देश के लिए, समर्थ देश के लिए, एक परिपक्व देश के लिए, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें हमारा बहुत कुछ चीजों की डॉक्टर राम तैयारी जरूर करनी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए जरा वीएन झा साहब का रुख करूंगा। वीएन झा साहब,
हमारे दर्शक इस स्प्लैश डाउन को जो अभी इसरो ने टेस्ट किया है आप लोगों के जरिए समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो अमेरिका स्प्लैश डाउन की कोशिश करता था और सोवियत रूस जिसकी हम बात करें वो हमेशा जमीन पर लैंड कराता था। इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है? क्या इसरो ने इन दोनों को देखने की कोशिश की और उसके बाद स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में लैंड कराने को ज्यादा बेहतर समझा? और यहां तक पहुंचने का मतलब क्या है? क्या हम 2026 में इनिशियल फ्लाइट्स कर सकते हैं या 2027 में? राजीव जी, ये जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम होता है, ह्यूमन स्पेस मिशन, इस पे मेरी एक किताब है और ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ह्यूमन स्पेस के, वो सारी चीज़ें इसमें वर्णन की गई हैं। आज से लगभग 3 साल 3.5 साल पहले मैंने ये किताब लिखी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम लोग जो स्पेस का जो पीसफुल यूज़ है, ये हमारा जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है वो पीसफुल यूज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस जो है उसमें बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, बहुत तरह के जो नॉलेज होते हैं वो गेन करने के लिए हम लोग ग्रहण करेंगे। जहाँ तक वेपनाइजेशन का सवाल है, देखिए अभी आज के दिन में यूएन और यूएनएससी ने स्पेस को वेपनाइज करने से रोक लगाया हुआ है, उसको अभी वेपनाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिलिट्री एक्टिविटी जो है डिफरेंट देशों की, खास करके चीन और अमेरिका की, वो मिलिट्री के तरह से किस तरह से बाद में इसका यूज हो सके वो उसमें भी लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हो सकता है कि स्पेस से हमें जो मिलिट्री गतिविधि है वो भी कंट्रोल हो सका। उसका एक प्रतिरूप हमने अभी जो हमारा ऑप सिंदूर हुआ था उसमें देखा था कि चाइना अपने स्पेस क्राफ्ट से, जो उसके टूही स्पेस क्राफ्ट हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन भारत की वायु जो स्पेस है, एयर स्पेस, उसके बारे में पाकिस्तान को दे रहा था। तो ये आने वाले दिनों में होगा। अब जहाँ तक ये हम गगनयान की बात कर रहे हैं, तो गगनयान में बहुत सारे भी स्टेप्स होने बाकी हैं। हमें थोड़ा सा एक और भी एक शंका है कि अभी ये जो पहला हमारा गगनयान जा रहा है, इसमें अब हम सारे सिस्टम अपने देश में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECNLSS जिसको कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें हर सांस में जो जो वातावरण है वो क्रू मॉडल का, उसको कंट्रोल करने की क्षमता है कि कितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, उसके लिए कितना ऑक्सीजन फिर सिस्टम से आ रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं हर सांस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकलना है। आप जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें जलवाष्प जाती है, उसको निकलना है। कोई भी जो कण है, कोई भी जो गैस, ऐसे गैस हैं जो कि अनवारंटेड हैं स्पेस में, वहाँ पे क्रू मॉडल में, उसको कैसे निकालना है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक काम है जो कि इसरो जरूर कर रहा होगा। मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि जो भी इसको डेवलप कर रहा है उसकी सत्यापन अच्छी तरह से होगी। उसका जो सर्टिफिकेशन है एक कोई न्यूट्रल एजेंसी देख रहा होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में अच्छा, हमारे जो ये क्रू जा रहे हैं लैंडिंग का उसमें तरीका उसको जिसमें राकेश शर्मा जो सोयूज T11 से गए थे और जब वो लौटे थे, वो शायद दिल्ली के प्लेनेटोरियम में रखा भी है, वो तरीका या ये तरीका जो हम जिसकी तैयारी देख रहे हैं, कौन सा बेहतर है? देखिए, कॉन्सेप्ट अपना अपना होता है। रशियन कॉन्सेप्ट अलग है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट अलग है। अभी जो जो स्पेस एक्स के जो क्राफ्ट में गए थे शुक्ला, उसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसरो का कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप कौन सी पद्धति अपनाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो किस तरह से काम करता है, वो जितने भी जो जो मल्टी वेरिएबल फैक्टर्स है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। और इसीलिए मैं आपको हिंट दे रहा था कि जो भी इसका सर्टिफिकेशन कर रही है वो इसको जरूर देखेंगे बड़े पैनी निगाह से, और वो उसका बिल्कुल मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के उसका काम करना अत्यावश्यक है। वो यहाँ पे जरूर होगा, उसके बाद ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अब जैसे आपने पूछा कि राकेश शर्मा जिससे गए थे, देखिए वो टेक्नोलॉजी 1960-70 की थी, जिसको कि वो 83 में जब वो गए थे। अभी स्पेस एक्स जो है वो काफी मॉडर्न सिस्टम यूज करता है और उसका जो क्रू मॉड्यूल है वो बिल्कुल ऑटोमेटेड है।
उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सिर्फ HCI में आते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको इमरजेंसी में अपने हाथ में उस कंट्रोल को लेने के लिए, जैसे शुक्ला जी को भी बताया गया था कि किस तरह से आपको काम करने होंगे, या उनके जो डायरेक्टर हैं उनको बताया गया था। तो वहां पे जो क्रू आते हैं। अब जहां तक हमारा इसरो का सवाल है, इसरो का फुली कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल जो है वो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से होगा, वो इस तरह से पूरा कंट्रोल चलेगा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं अभी ECNLSS की, जो कि उसका जो क्रू मॉड्यूल का जो देखता है, उसको ऑटोमेटेड होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स ये जो पहला मिशन जा रहा है इसमें कोई एक्स्ट्रा वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है, क्रू को उस मॉड्यूल से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक अच्छी चीज है कि छोटे से टेक्नोलॉजी में, छोटे से क्राफ्ट में वो जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वो जो सारी चीजें अच्छी तरह से चले, री एंट्री अच्छा हो, डिसलेरेशन अच्छी तरह से हो, और वो सुरक्षित रूप से सागर में स्प्लैश डाउन कर सके और उसमें से सारे क्रू को निकाला जा सके, ये हम कामना करते हैं। इस बात चूंकि ये 3 दिन का है, तो जो डीकंडीशनिंग होती है स्पेस में, जीरो ग्रेविटी में या माइक्रो ग्रेविटी में, वो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी जो स्पेस का जो प्रोग्राम होता है, मिशन होता है, उसमें सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। आपने देखा ही है कि सुनीता विलियम 1 हफ्ते के लिए गई थी और उनको 9 महीने वहां पे रहना पड़ा। जी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए इसमें कोई भी चांस लेने का कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम होगा, उसी में वो लोग जाएंगे, और उसी परफेक्शन से फिर इसरो जो है सारी चीजों को मैन्योर करके उनको री एंट्री करवाएगी, डी ऑर्बिटिंग करवाएगी, री एंट्री करवाएगी, और स्प्लैश डाउन होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, हम अपने दर्शकों, हमारे दर्शक समझते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, टीवी पर अवेलेबल हैं बहुत पहले से, तो अंतरिक्ष को लेकर बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो अपने को जो कौतूहल होता है जानने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसरो जो टेस्ट कर रहा है, जिसमें DRDO मदद कर रहा है, जिसमें एयरफोर्स भी है, जिसमें हमारी बाकी एजेंसीज भी हैं, ये जो री एंट्री जिसकी बात अभी VN झा साहब कर रहे थे, कहाँ से करवानी है, किस जगह से करवानी है, ये भी बहुत मायने होती है, और इसके लिए भी क्या कोई टेस्ट होते हैं? जी हाँ, ये जितने भी टेस्ट हो रहे हैं अभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा उल्लेखनीय चीज ये है कि BN झा साहब ने जो किताब लिखी है, मेरी नजर में है, मैंने देखा है उसको। पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और अब आज आवश्यकता है कि इस तरह की पॉपुलर बुक्स जो हैं आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। फिलहाल जो अभी प्रयोग चल रहे हैं, ये इन सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है कि अगर जो हमारा जो यान जाएगा और उसमें कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो हमारे क्रू को हम कैसे निकालेंगे। क्रू रेस्क्यू जो हमारा सिस्टम है, हमने अपने आप ही विकसित किया है, किसी दूसरे देश से नहीं किया है। रहा सवाल ये है कि अमेरिका का जो फ्लैश डाउन होता है वो कहाँ होता है, समुद्र में होता है, और वो उनको जो है रक्षा में उनको कहीं दूसरी जगह उतारा जाता है। राकेश शर्मा के जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स था, और आज का इलेक्ट्रॉनिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल आप ये मानकर चलिए कि 60% काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आधार पर हो रहा है, और यही एक कारण है कि हमारे मिशन की सफलता, हमको पूरा विश्वास है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कहाँ उनमें गड़बड़ी आ सकती है, उनका पूर्वानुमान करके, उनका जो करेक्शन करके, अगर कोई गलती इन फ्लाइट हुई तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये मिशन कंट्रोल रूम अच्छी तरह से जान गया है, और उसके लिए हमने क्रमबद्ध प्रयोग किए हैं। अभी जो नया प्रयोग जो अभी कल हुआ है, उससे हमको एग्जैक्ट पोजीशन, जो कहाँ हम गिराना चाहते हैं उसको, उस समय फ्लैश डाउन स्पीड कितनी होगी, इसके डेटा हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कमी पेशी होती है तो उनको अगले एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है सर कई सारी चीजें, जैसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पहुंचना, और उस दौरान